अब एक क्वेश्चन है, देखो आपके पास पहले, जैसे हमने किया था डेनियल सेल में। डेनियल सेल होता है जो, उसमें ध्यान रखना, उसका जो ई नोट सेल होता है वो होता है कितना, 1.1 वोल्ट। ये कैसे आया? ये आया था, आपको बताया था मैंने, जेडन की जो वैल्यू होती है ये होती है -0.76, और जो कॉपर की वैल्यू होती है वो होती है 0.34। इन दोनों को सम करके आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें आपके पास कि अगर सपोज करो हमने एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल मतलब हमने बाहर से जो प्रेशर दिया है, सॉरी वोल्टेज, एक्सटर्नल जो वोल्टेज है, सपोज करो अगर हमने एक्सटर्नल वोल्टेज दे दी 1.51 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? क्वेश्चन ये है कि अगर हमने जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो अप्लाई किया है 1.5 वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मूवमेंट किधर से किधर साइड होगा? कैथोड टू एनोड या एनोड टू कैथोड? रिप्लाई करके बताओ जरा मुझे इसे, 1 या 2। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ होगा या एनोड टू कैथोड? इफ एक्सटर्नल वोल्टेज will be 1.51 volt. टू, ओके विनीत। और इसके अलावा कोई आंसर? अभिषेक, हाँ वेरी गुड। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता ये पढ़ाई कहीं काम नहीं आएगी आपकी, लेकिन ये क्या करती है, आपके जो माइंड पावर है उसे इंक्रीज करती है, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी उसे बढ़ाती है, जिससे आपको चीजें लर्न ना करनी पड़े। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ का, क्योंकि पढ़ाई आएगी नहीं कहीं पे। अंबिका, ओके, चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। होता क्या है कि जब आपने जैसे ये था आपके पास सेल, ये भी सेल है, यहाँ से यहाँ है, आपको पता है ये एनोड है और ये कैथोड है। तो जनरली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो चेक करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर होता है, वोल्टेज वगैरह ऐसे कुछ भी लगा सकते हो आप इसमें। तो आपको पता है कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ, सॉरी एनोड टू कैथोड। लेकिन जब आपने जो इस सेल का वोल्टेज है 1.1 वोल्ट है, लेकिन अगर आपने 1.1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया है, मोर, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, कैथोड टू एनोड। ध्यान रखना, अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा हमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो अपोजिट हो जाएगा, कैथोड टू एनोड। और करंट का जो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और अगर करंट होगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी एनोड टू कैथोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर मैंने कहा आपको कि मैंने एक्सटर्नल प्रेशर जो है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है 0.95 वोल्ट, अब बताओ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? शॉर्ट में लिख सकते हो आप, ए सी सी ए करके कुछ भी लिख सकते हो। तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर 0.95 वोल्ट अप्लाई किया है, तो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ विनीत सही है, श्रुति राइट है, ए सी वेरी गुड। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म करो, थोड़ी बहुत पहचान तो है, मैं जान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मूवमेंट सेम होगा जैसा यहाँ पे हो रहा है, ये सॉरी यहाँ पे हो रहा है, ए से सी तक, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ए टू सी। ठीक है, अगर मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज 0.95 किया है, तो आप समझ जाओगे कि एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, और एक और कंडीशन है इसमें, तीसरा केस है कि अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल सॉरी वोल्टेज से बार बार प्रेशर आ रहा है, वोल्टेज है 1.1 वोल्ट किया है, तो क्या होगा? अब केस नंबर थर्ड, तो व्हाट विल बी? देखो अगर 1.1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कैथोड से एनोड।
अगर 1.1 वोल्ट से कम हुआ तो AC, ठीक है, यानी एनोड से कैथोड। अगर 1.1 वोल्ट हुआ फिर क्या होगा, एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट होगा, तो व्हाट विल बी, सोचो जरा। हाँ श्रुति, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई आंसर? विनीत सही आंसर है। ठीक है, जरूरी नहीं, देखो हर एक चीज टीचर बताता है आपको। कहीं पे क्या होता है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो कब डेवलप होता है, जब आप चीजों को करते जाओगे। जो टीचर ने बताया अगर आप उससे फॉलो करते चले गए तो आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आंसर बताए जाते। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई फ्लो नहीं होगा, यानी ई शेल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, वो आगे अभी बताऊंगा मैं, यानी कोई फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली बराबर हो गए। आपने बाहर से जितना फोर्स लगाया, वोल्टेज अप्लाई किया, उतना ही अंदर भी है, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल कर देंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो आज का अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का नया टॉपिक, एक चीज और चीज बतानी थी आपको, यहाँ पे जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं वो 298 केल्विन करते हैं। ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जनरली होता है 273 केल्विन। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में ये माना गया है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है उसको प्रिफर ना करके रूम टेम्परेचर को प्रिफर किया जाता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस को प्रिफर करते हैं अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर को प्रिफर किया जाता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड आपके पास 273 होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड 298 को मान लिया जाता है, ये एज्यूम किया जाता है, ये है नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी भी रूम कहीं पे भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस को अचीव करना क्या है, वहां पे मुश्किल है, बहुत कम करना पड़ेगा आपको टेम्परेचर को। तो इन जनरल वे में क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस हर जगह पे अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे इसी को हम प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस को ही हम प्रिफर करते हैं एज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे स्टैंडर्ड वाला तो वहां पे 0 डिग्री को ही करना होगा। अब देखो, अब मैं मेन आपको इक्वेशन आज की बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको लॉग बताऊंगा आज या कल। कल आपको लॉग टेबल मैं ग्रुप में डालूंगा और लॉग आपको बताऊंगा। लॉग से फायदा क्या होगा आपको, अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता है तो उसको आप क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हो। जो आपने सॉलिड स्टेट में प्रॉब्लम फेस की थी, स्क्वायर रूट हो गया या कोई बड़े बड़े मल्टीप्लाई हो गए, और आप उसे आसानी से सॉल्व करना चाहते हो तो ये लॉग टेबल के थ्रू आराम से हो जाते हैं। ठीक है, लॉग टेबल, और ये लॉग टेबल आपको एग्जाम में अवेलेबल होती है। ठीक है, लॉग टेबल आपको मिलती है, तो इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन को जो हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैं केवल फॉर्मूले बताऊंगा आपको, और फिर उसके बाद लॉग, और स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन आंसर को। तो आज है मेन नंस्ट इक्वेशन। नंस्ट इक्वेशन, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, जर्मन का रहने वाला था, ये जर्मन था, वाल्टर नंस्ट, नंस्ट इसका नाम है। ठीक है, जर्मन का रहने वाला था ये। तो इसने क्या कहा कि अभी तो हमने क्या किया, ई नॉट सेल को तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करना इजी था। ठीक है, अब उसने कहा कि स्टैंडर्ड की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली थी पहले, लेकिन इसने जो मेथड दिया उससे हम नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ, या फिर इसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का मेथड दिया था इसने। ठीक है, ही गिव अ मेथड या फॉर्मूला, गिव अ फॉर्मूला। ठीक है, किसने दिया था, ये नंस्ट ने, जर्मन का रहने वाला था ये। तो इसने एक इक्वेशन दी थी जो नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसके नाम से इस फॉर्मूले का नाम रख दिया है नंस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इससे लिख लो, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर कब होंगे, जब हमें फॉर्मूला पता होंगे, डेरिवेशन इसमें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नंस्ट इक्वेशन है
जर्मन साइंटिस्ट था वाल्टर नस्ट ने इसको दिया था। पहले हमने स्टैंडर्ड ई नॉट सेल कैलकुलेट किया था, जो मेथड मैंने आपको बताया। तो इसने मेन क्या दिया कि जो नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले को हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अब वो क्या है आगे 1 बाय 1 बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब यहां तक हो चुका है मेरे ख्याल से, आगे नेक्स्ट में पहुंचते हैं। अब इसने 4 फॉर्मूले दिए अलग अलग तरीके से। पहला फॉर्मूला दिया इसने, फर्स्ट था फॉर वन इलेक्ट्रोड, फॉर वन इलेक्ट्रोड। इसे बहुत ध्यान से देखना, अगर इसका क्वेश्चन इस साल ना आएगा तो नेक्स्ट ईयर ये लगभग 95% क्वेश्चन आएगा इसका। तो वन इलेक्ट्रोड का मतलब आपके पास कोई एक ही इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने कहा एम है, एन प्लस है और ये एन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा एम। कभी भी किसी की भी हमने रिडक्शन वाली रिएक्शन को लिखना है, पहली चीज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, ई एम एन प्लस और ये एम, यानी ये रिडक्शन का साइन है। देखो एम एन प्लस से एम जा रहा है, इज इक्वल टू ई नॉट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको दी होती है बुक में, ये मिलेगी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला इसका, बस इसके 2 फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है आपका और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अब होता क्या है देखो, आर की वैल्यू आप पढ़ते जा रहे हो कब से, आप आर की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, तो ये फिक्स है। टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन लेना है, जो फिक्स रहता है लगभग, ये चेंज नहीं होता है। एफ होता है फेराडे कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसकी वैल्यू होती है 98500, अप्रोक्सीमेट में होती है, हम अप्रोक्सीमेट में ही लेते हैं। और एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस सारी वैल्यूज को रख दी इसमें, और ये एल दिया हुआ है। एल का मतलब होता है लॉग की बेस ई, और हम जो कैलकुलेट निकालते हैं वो लॉग की बेस 10 निकालते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग 10, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसे आसान बना देंगे। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यू को पुट करके एक फॉर्मूला बनाया, ई एम एन एम इज इक्वल टू, ये याद रखना आपने, ई नॉट एम एन एम माइनस इसकी वैल्यू को आया 0.059 अपॉन एन, एन तो सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लॉग का बेस 10, तो जनरली लॉग का मतलब समझ जाओ बेस 10 होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है वन इलेक्ट्रोड के लिए। अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रोड दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसे लिख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये फॉर वन इलेक्ट्रोड। कोई डाउट है इसमें, डायरेक्ट आपको इक्वेशन दी हुई है, वैसे मैं ड्राइव कर सकता हूँ लेकिन फायदा नहीं है कि उसका, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो एम एम एन प्लस अपॉन एम, ये यहाँ पे भी यही लिखना है क्योंकि रिडक्शन फॉर्म में होता है। क्लियर है, देखो बताओ जरा मुझे, यस नो, हाँ अभी बता रहा हूँ। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में उसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। एफ का मतलब हो गया फेराडे कांस्टेंट, एफ इज फेराडे कांस्टेंट, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हाँ इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। फेराडे एक नाम लिख देता हूँ साइंटिस्ट का, ये आपका फेराडे, 1 मिनट इसे हटा देता हूँ पहले पूरा, ठीक है। सेकेंड, देखो फिर से देखो एक बार, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया वो क्या आया, ई, देखो हर हमेशा मैंने कहा था आपको रिडक्शन में होना चाहिए, तो रिडक्शन में ये वैल्यू आगे आएगी, आयंस फिर मेटल इज इक्वल टू, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना, नॉट मींस स्टैंडर्ड वैल्यू, ये चेंज नहीं होती है, स्टैंडर्ड फिक्स है, माइनस 0.0591 भी लिखा रहता है कई बार, एन लॉग का मतलब समझ जाना बेस 10 है, और एन लिखा होगा तो बेस ई है।
प्रोडक्ट मतलब इसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन दी होगी, जैसे मैंने कहा Mn है, 2+ है, गिब्स M है, और ये हो गया सॉरी N इलेक्ट्रॉन गिब्स, ये मैंने कहा इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.01, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1, ठीक है। आपको पता चल गया कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करके आंसर निकाल दोगे, और इसका जो वैल्यू दे दिया मैंने वो Zn का दे दिया आपको, Zn की वैल्यू होती है, Zn की वैल्यू है 0.76 माइनस का। अब मैं बोलूंगा बताओ इसका EMF ऑफ सेल क्या होगा या इलेक्ट्रोड क्या होगा। तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। इसकी वैल्यू है -0.076 -0.059 अपॉन n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जो मैंने आपको कल मेथड बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हो जाएगा। लॉग प्रोडक्ट कौन सा है, यहाँ पे प्रोडक्ट है ये, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.01 अपॉन रिएक्टेंट कौन सा है ये 0.001, 3 जीरो हटाएंगे, 1 जीरो लगा दो यहाँ पे, ठीक है। लॉग 10 आपको पता है लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे आंसर को तो जाएगा 0.0295। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.7, तो 7 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 6 और +2 895 वोल्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर आपको Zn दे दिया है, जिंक होगा, कोई भी मेटल दे सकते हो, तो अगर एक ही इलेक्ट्रोड दिएगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर, यस नो? याद नहीं मतलब इज इट क्लियर? अच्छा, एक बार एक्सप्लेन कर दो व्हाट एग्जैक्टली इज फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आगे आएगा, अभी फैराडे नहीं है, अभी तो वैल्यूज लिखी जाती है बस केवल। फैराडे लॉ है इसमें, लेकिन लास्ट में है फैराडे लॉ, ठीक है। यहाँ पे केवल फैराडे का कांस्टेंट है, आगे इसमें आएगा फैराडे लॉ, उस समय मैं आपको बताता हूँ। एफ जो वर्ड यूज करते हैं ये होता है फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 96500। वो एक तो फिजिक्स में होता है, एक केमिस्ट्री में है, दोनों जगह पे है, ऑलराउंडर है। तो ये हम केमिस्ट्री वाली बताते हैं आपको, ठीक है। फिजिक्स वाली आपको फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, तो वो ये इसके बाद आएगा, कुछ टाइम के बाद हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, और ये सब जगह पे सेम अप्लाई होती है, ठीक है। कुछ टाइम नेक्स्ट एक दो तीन दिन के बाद ये फैराडे लॉ आएगा हमारे पास। अब इसका सेकंड पॉइंट है, देखो सेकंड है फॉर द सेल। सेल का मतलब जहां पे दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, यानी जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो जाएगी। जैसे मैंने कहा सपोज करो Zn प्लस Cu2+ गिव्स Zn2+ प्लस Cu, ठीक है। अब मैंने कहा इसके लिए फॉर्मूला बताओ, तो आपको क्या करना है, एक चेंज करना है बस, जहां पे मैंने लिखा था Mn वाला वहां पे सेल लिख दो बस, और कुछ नहीं लिखना। देखो E0 सेल -0.059 अपॉन n लॉग, ठीक है, और ये फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है उसकी कंसंट्रेशन को 1 एज्यूम करते हैं, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है उसकी कंसंट्रेशन 1 मान ली जाती है, एज्यूम की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रोडक्ट आपके पास ये दोनों है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 है, इसको है। अब ये निकला कहाँ से, तो इसका जो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -RT अपॉन NF प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमने इन सारी वैल्यूज को रख के फिर हमने वही वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। और इस वैल्यू को निकालने के बाद बाकी सब कुछ सेम है, देखो कुछ भी चेंज नहीं है। सेल में क्या होगा, दोनों चीज आ जाएगी, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेल लिखना है बस, बाकी और कोई चेंज नहीं है। और सेल में दो चीजें दी होंगी आपको, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो पहले आप लोग, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको इसमें।
तो ये है जो जादुई फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें आते हैं। रिटर्न, तो इसमें देखो स्पॉन्टेनियस के लिए भी एक चीज ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर आपके पास कंसंट्रेशन दी है तो आप फिर ई सेल निकालोगे, ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो स्पॉन्टेनियस है, यही मेन माना जाता है, ध्यान रखना। और अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ, विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो आपको फिर ये ई सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड, इसमें आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, क्वेश्चन कि विच वन इज स्पॉन्टेनियस एंड विच वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपको कंसंट्रेशन दे दी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे Zn2 प्लस Cu, सॉरी इसको हटा दो, 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu, ठीक है। कंसंट्रेशन उसने इसकी दे दी 0.0001, इसकी कंसंट्रेशन दे दी 0.01 m, ठीक है, कैपिटल M। तो बोलेगा बताओ, और आपको इसका तो मैंने ई नॉट सेल बताया हुआ है कितना आता है, ठीक है। आपको बोल देगा कि बताओ इसके लिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू इसकी कितनी निकाली थी हमने 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बैलेंस है ये रिएक्शन, और लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन आएगा पहले, Zn2 प्लस प्रोडक्ट का आएगा, ठीक है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना, वो प्रोडक्ट में आएगा, अपॉन 0.0001। तो 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4, अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो। अब लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, ध्यान रखना, जितने जीरो होंगे उतनी उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये बचेगा, इसको इससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछता है वो, कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के बेस पे निकालना पड़ेगा इसे। तो ये समझ में आया आपको, ई सेल। अभी आपको लॉग निकालना बताऊंगा, तो अभी मैं वो दूंगा जो 10 वाले हैं, जिसमें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 10 में क्या होता है कि 10 की जितनी पावर होती है, जैसे लॉग की पावर -2, तो ये वैल्यू -2 हो जाएगी। अगर मैंने कहा 10 की पावर 3, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी जितनी इसकी पावर होगी प्लस या माइनस की, वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको वैसे बताऊंगा, फिर आगे मैं आपको इससे लॉग का तरीका बताऊंगा, जो आपको आराम से निकल जाएगा। कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको बुक भी ना देखनी पड़े, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, स्पॉन्टेनियस, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक बोलेगा कि ईएमएफ ऑफ सेल बताओ, और या फिर पूछेगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अच्छा, 1.1 और 0.59 कहाँ से आया, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो जिंक होता है, जिंक की वैल्यू कितनी होती है, जिंक की वैल्यू होती है 0.76 माइनस का, और जो कॉपर होता है उसकी वैल्यू होती है 0.34 प्लस का, ठीक है। और जब हम ई नॉट सेल निकालते हैं तो होता है ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, या फिर हम कहते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, या ई नॉट एफ लेफ्ट माइनस राइट। तो रिडक्शन किसका होता है, जनरली रिडक्शन होता है कॉपर का, ऑक्सीडेशन होता है जिंक का। तो इसको हम निकालते हैं 0.4 माइनस, फिर यहाँ पे -0.76, इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है 1.1 वोल्ट। तो यही डैनियल सेल है, इसीलिए ध्यान रखना, डैनियल सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट, ये फिक्स है। तो इसे याद रखना आपने कि 1.1 वोल्ट क्या हो गया, डैनियल सेल का वोल्टेज 1.1 वोल्ट है, ठीक है।
और जो 0.59 आया वो कैसे आया, RT/N लिखा था मैंने, LN प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मैंने R की वैल्यू को रख दिया 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू को रख दिया 298, LN को लॉग में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2.303 लॉग, ठीक है, अपॉन F की वैल्यू है 96500 इंटू N। अब मैं इतनी सारी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा तो आधा से ज्यादा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इस सारे कैलकुलेशन को पहले ही सॉल्व कर दिया, और पहले सॉल्व करके सीधा आंसर कितना निकाल दिया, 0.059। मैंने कहा था हम चीजों को आसान करेंगे, टफ नहीं करेंगे, हमें केवल कौन सी चीज है जो वहां से दी होगी वही रखनी पड़े बस, बाकी सारी चीजें फिक्स है। तो हम क्यों ना इसको पहले से ही कैलकुलेशन करके रखें, ताकि हमारा टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करते करते बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये वैल्यू यहां से आई इन सबको मल्टीप्लाई करके। क्लियर है आप? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसमें। मैंने आपको कहा अभी मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा तो वहां से आपको वैल्यूज भी आ जाएगी समझ में। यस, ओके। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये क्वेश्चन लेंथी है सबसे ज्यादा, इसमें क्या होता है कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है। जैसे उसमें था डेंसिटी वाला, ऐसी इसमें सेम कॉन्सेप्ट, जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का क्वेश्चन लगभग लगभग 90% डेंसिटी के बेस पे क्वेश्चन आता है, ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नॉन इक्वेशन के बेस पे सबसे ज्यादा आता है। तो उसमें यही वाला फॉर्मूला जो आता है, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला था। एक और क्वेश्चन इसमें देता हूँ मैं आपको, एक मिनट, हाँ, वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे मैंने दो मेटल लिख दिए, कोई भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे आयरन का लिख दिया Fe प्लस CD, ठीक है, और यहाँ पे CD को बना देंगे 2 प्लस का, गिव्स Fe2 प्लस प्लस CD, ठीक है। और F है जो इसकी वैल्यूज दी हुई है -0.44, और कैडमियम है जो इसकी वैल्यू दी हुई है -0.25, इसको 44 है, -0.40 है, ठीक है। अब आपको इसकी कंसंट्रेशन दे दी मैंने 0.00001, इसकी वैल्यू दे दी मैंने आपको 0.01, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इसके लिए बताओ ई सेल बताओ, ई सेल यानी कि EMF ऑफ सेल, ध्यान रखना इसको EMF ऑफ सेल भी कह सकते हैं, या फिर कहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल भी कहेगा, ये एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल दोनों नाम है इसके। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल क्या होगा, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। तो रिडक्शन कैडमियम का हो रहा है तो कैडमियम की वैल्यू को पहले लिखेंगे, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का, तो इसकी वैल्यू को लिखेंगे फिर। तो ये आपका ई नॉट सेल हो गया, -0.059 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपॉन 2 हो गया। लॉग प्रोडक्ट है Fe की वैल्यू हो गई 0.01, और CD की वैल्यू हो गई 0.0001। अब आप देखो ये पॉइंट में 5 डिजिट है, तो ये 5 डिजिट ले जाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो कितने हो गए 10 की पावर 4, यानी लॉग 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 आ गई वैल्यू। और ये हो गया -0.40, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 4 ठीक है, -0.059 अपॉन 2 इंटू 4, तो 2 2 जा 4। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा आपका 0.4, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 9 जा 18, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, और ये 0, बस इसको इससे माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर, यस नो? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको वैल्यूज आसान दे दी है, कई बार वैल्यूज आपकी टफ आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर इसके बाद क्वेश्चन आंसर को ही फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ही आता है और कुछ नहीं आता। अब देखो इसका थर्ड पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट आता है एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम।
ये वही वाली कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगा दिया, वोल्टेज 1.1 वोल्ट, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है। ठीक है, तो जनरली फॉर्मूला इसका क्या होता है, ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस वही आर टी अपॉन एन एफ एल एन। ठीक है, और यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। क्यू आपको पता है क्विसेंट होता है, रिएक्शन क्विसेंट वगैरह। ठीक है, अब अगर इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो के होता है ये होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आपने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में भी आएगा। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो क्योंकि हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करना है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग की। अब ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल की वैल्यू 0 होती है। अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नहीं, यानी इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई फ्लो नहीं होगा। आपने बाहर से सेम वोल्टेज दिया, अंदर सेम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, यानी कि कोई वोल्टेज क्रिएट ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको इधर ले जाओ, तो इसका फॉर्मूला बनता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के। ध्यान रखना, ये तीसरा फॉर्मूला आपका तैयार हो गया अगर आपने क्या किया है, इक्विलिब्रियम को रखा है तो। क्लियर हुआ? थर्ड फॉर्मूला ये है आपका, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है यानी के वाली कंडीशन है तो उसमें ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान रखना आप, तभी मैंने आपको ये बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हमने बाहर से भी 1.1 वोल्ट वोल्टेज दिया है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वोल्टेज क्रिएट ही नहीं होगा। वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा तो ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में ई सेल की वैल्यू 0 होती है। अब इसको यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसको यहाँ से उठा के इधर ले जाओ तो ये माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा। और आपको भी पता है कि के यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा कि के इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां से आपने के है, तो ये थर्ड फॉर्मूला समझ में आया आपको? इज इट क्लियर, यस या नो? यस, ओके, वेरी गुड। ये याद भी करने, इनको एक साथ लिख दो, सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट बना दो अलग से, ताकि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो इसकी क्या करो, एक लिस्ट बनाओ फॉर्मूले की, क्योंकि ये 4 चैप्टर है, इन्हीं से आने हैं सारे क्वेश्चन। तो इसको बार बार रिपीट करो आप, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, भूल जाओगे। आपने पढ़ा अभी फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ा फिर भूल जाओगे। तो उसका एक ही स्टेप है कि रिपीटिशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं, लेकिन ऋषभ पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि विदाउट स्टडी नहीं हो पाएगा कुछ भी। मैं आपको सारी चीज दे दूंगा बना के, लेकिन जब तक आप खुद एफर्ट नहीं कर पाओगे तो आप क्या है, प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट वन इसमें आता है आपके पास, फोर्थ इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। और इसका एक इसमें एक चीज और आता है, वर्क डन। ठीक है, तो अब देखो ऋषभ क्या कर रहे हो ये, तो यहाँ पे है जो गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में क्या होगा, देखो गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में आपने पढ़ा होगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, और अब भी ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये आया, ये पहले भी पढ़ा है। एन आपको पता है, एन की वैल्यू कितनी होती है, एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। और दूसरा है इसमें एफ, एफ मीन्स फेराडे। तो ये आपके पास है फेराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है
अभी मैंने आपको बताया था फैराडे वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 96500 कूलम। ठीक है, अब बस ई नॉट सेल निकालना आपको। जो ई नॉट सेल की वैल्यू है, ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। बस आपको यहाँ वैल्यू रखना है और ये आंसर निकाल देना है आपका। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला गिब्स में, गिब्स फ्री एनर्जी, इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड वैल्यू। ध्यान रखना, अगर जब भी नॉट लग जाता है तो इसका मतलब हुआ ये वैल्यू आपको क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मींस फिक्स है, दोनों वैल्यू स्टैंडर्ड है। तो एक ये फॉर्मूला है आपके पास, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर उसने पूछा आपको गिब्स फ्री एनर्जी बताओ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया सिंपल। देखो, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है इसमें, अगर मैंने कहा आपको गिब्स फ्री एनर्जी का सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, अगर नॉट नहीं लगा है तो दोनों जगह नॉट नहीं लगेगा ई सेल। ये स्टैंडर्ड में नहीं है, ये दोनों स्टैंडर्ड में नहीं है, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं ये। क्योंकि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड नहीं है और ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। ये आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई सेल वाले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, यहां से इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहां से इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकालोगे, तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब इसमें में तीसरा फॉर्मूला आता है, वर्क डन इज इक्वल टू, जो कहेगा कि मैक्सिमम वर्क बताओ, तो हो जाएगा माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वर्क डन कितना हुआ, तो मैक्सिमम वर्क डन का मतलब माइनस डेल जी नॉट बताना आपने, और माइनस डेल जी नॉट मतलब होता है एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वर्क बताओ, तो आपको फाइनली ये क्या करना पड़ेगा, एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल, ये आपका मैक्सिमम वर्क आएगा। तो क्लियर हुआ ये तीनों पॉइंट। थर्ड वाला, कौन सा वाला, थर्ड। अच्छा थर्ड वाला, ओके। तो देखो थर्ड में एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। एक मिनट से भी कम है, आपको रिज्वाइन